आज की क्लास में हम वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझेंगे। पिछली क्लास में हमने यूक्लिड एल्गोरिथम को समझा था और एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके उसे फिर से देख सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपनी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर। दोस्तों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें ये बताती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी भाज्य संख्या आप लेंगे तो उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तथा ये गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब कि आप कोई भी संख्या जो होती है उसे हम उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे और फिर उसके क्रम पर भी बात करेंगे। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम कोई गुणनफल लेते हैं 2 × 3। किधर किधर जा रहा है? जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 210, और इसे हम अगर इसके गुणनफलों के रूप में लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 7। अब यहाँ देखिएगा कि हम इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते थे 5 × 7 × 3 × 2। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो यहाँ पर हमारे पास में 210 ही। लेकिन जो जब हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं जिसमें एक ही अभाज्य संख्या बार बार आती है, तो यहाँ पे हमें उसकी घातें मिल सकती हैं। मतलब कहने का मतलब उसकी पावर जो है उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल के लिए अंक लेते हैं 32760। तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसे भी अलट पलट के लिख सकते हैं, किसी भी तरह को, किसी भी चीज़ को किसी भी तरफ आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन इस तरह से हमें आरोही क्रम में हमने जो मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखा है तो उससे हमें एक फ़ायदा रहेगा कि हम कॉमन कॉमन जो चीज़ें रहेंगी, जैसे कि यहाँ पर ये 2 3 बार आया है तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ये हमें इसका फ़ायदा है आरोही क्रम में लिखने का। 3 की पावर 2 × 5 × 7 × 13। बस ये इतना ही फ़ायदा होता है। इसलिए इसमें इसे कहा जाता है कि ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। चलिए हम इसे एक तरह से और समझने की कोशिश करते हैं। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक और अंक लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 60। 60 भी एक भाजक अंक है। इसे हम 60 अपना अपने आप के अलावा और एक के अलावा किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 60। दोस्तों, अगर आपको भाज्य अंक और भाजक अंक के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाज्य अंक वो होता है जिसे एक और खुद के अलावा किसी भी और अंक से डिवाइड किया जा सकता है, और अभाज्य अंक वो होता है जिसे खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते।
जैसे कि कई सारे अभाज्य अंक होते हैं और कई सारे भाज्य अंक भी होते हैं हमारे संख्याओं संख्याओं में। जैसे कि हम यहाँ पर 23 को लें, 23 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और सिर्फ 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 17 हुआ, इसे हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और संख्या से ये डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसे हम अभाज्य कहेंगे। और ये हमारा जो 60 है, ये कई सारी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी, 5 से भी, 10 से भी, 6 से भी, 3 से भी, तो इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। चलिए हम अब अपनी आधारभूत प्रमेय पर आते हैं। जैसे कि हमने कोई भाज्य अंक लिया है 60 और इसके हम अभाज्य गुणनफल निकालते हैं, तो हम इसे पहले डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 30, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, फिर हम इसे और डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा 1। तो इस तरह जो इसके अभाज्य गुणनफल आएंगे वो आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अगर हम इन अभाज्य गुणनखंडों को या गुणनफलों को इस तरह से लिख दें, 3 × 5 × 2 × 2, मतलब अलग अलग क्रम में लिखें तो ये अद्वितीय कहलाएंगे। लेकिन अगर हम इन्हें इस तरह से आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो फिर ये अद्वितीय नहीं कहलाएंगे। यही ये जो आधारभूत की प्रमेय है हमें बताती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब यही होता है कि इसका क्रम जो है किसी भी तरह से जो आता है, जो आरोही नहीं होता है, हम उसे अद्वितीय मानते हैं। लेकिन अगर वो हम उसे जब वापस आरोही क्रम में यानी छोटे से बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो फिर वो अद्वितीय नहीं रह जाता है। अब दोस्तों आधारभूत प्रमेय को हम एक समीकरण की तरह भी व्यक्त करते हैं, जैसे हमने यूक्लिड एल्गोरिथम को किया था। तो दोस्तों इसे हम समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ इस तरह से लिखेंगे कि मान लीजिए कोई भाज्य संख्या है, उसे हम x मान लेते हैं और उसके अभाज्य गुणनखंड को हम इस तरह से लिखते हैं p1 p2 p3 p4 p5 डैश 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 p रेज़ टू पावर n pn तक। ये सारे जो हैं हमारी भाज्य संख्या के गुणनखंड हैं। तो हमारी जो आधारभूत प्रमेय है उसके हिसाब से x इज इक्वल टू से p1 मल्टीप्लाइड बाय p2 मल्टीप्लाइड बाय p3 डैश 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 pn। अब हम इन्हें आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम, तो इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि p1 is less than or equal to p2, p2 is less than or equal to p3, p3 is less than or equal to p4 dash 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 greater than or equal to pn। कहने का मतलब आपको जो भी गुणनखंड आएंगे आपको उन्हें आरोही क्रम में जमाना है, जिससे अगर p1 यदि p1 इज इक्वल टू से p2 इज इक्वल टू से p3 रहे तो हमें सीधे p का q मिल जाएगा और हम उसे घातों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल में समझाया भी था, हमने एक संख्या ली थी ये एग्जांपल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसे हम इसके गुणनखंडों के रूप में लिखते थे
2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 13। देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम सबसे पहले अगर छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये वैसे ही आरोही क्रम में आएंगे, लेकिन अगर हम जरूरी नहीं है कि इसको छोटी संख्या से ही डिवाइड करें, पहले हम इसे पहले 7 से भी डिवाइड कर सकते थे, 13 से भी डिवाइड कर सकते थे, तो जो क्रम आता वो अद्वितीय कहलाता। लेकिन जब हम इसे वापस आरोही क्रम में जमाते हैं तो फिर ये यूनिक नहीं रह जाता, अद्वितीय नहीं रह जाता है। यही आधारभूत की प्रमेय हमें कहती है, और इसका बेनिफिट हमें फायदा ये मिलता है कि हम इसे घातों के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 13। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा हर कमेंट का आंसर देने की। इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पर चलेंगे और अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसके पहले एनसीईआरटी की बुक में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, मैं चाहता हूँ वो भी आपको सॉल्व करके दिखाऊं, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से दिमाग में बैठ सके। तो स्टूडेंट, अब हम अपनी एनसीईआरटी की बुक का उदाहरण 5 लेते हैं, जिसके हिसाब से संख्याओं एक संख्या उन्होंने दी हुई है 4n, और उस पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n का अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो देखिए ये बहुत सिंपल है। इसमें हमें ये देखना है कि n जो है उसके लिए संख्या 4n, या इस पर कोई भी संख्या जो है अपन n की वैल्यू यहाँ पर देंगे तो वो 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर वो 0 से समाप्त होगी तो सोचने वाली बात है कि वो 5 से डिवाइड होगी। कोई भी चीज़ जो 0 पे समाप्त होती है, जैसे कि आप 50 ले लो, 100 ले लो, 400 ले लो, 500 ले लो, वो 5 से विभाज्य होगी, 5 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 5 से डिवाइड आराम से हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम 4n पे करते हैं, जैसे कि 4 पे अगर हम 2 लेते हैं तो हमें क्या आएगा, 16 आएगा। 4 पे हम अगर 3 लेंगे तो 48 आएगा। कोई भी संख्या जो है वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे साफ साफ बोल सकते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जो है 4 पावर के ऊपर कोई भी पावर हम यहाँ पे लगा दें, n या कहीं तक भी लगा दें, तो वो 0 पे तो समाप्त होने से रही। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू n, या फिर 2n। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर साफ साफ साबित हो रही है कि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी जो भी आएगा वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसे भी हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसे भी हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इससे ये साबित होता है कि कोई भी 4 के ऊपर हम n की कोई भी वैल्यू यहाँ पर देंगे, कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर हम देते हैं तो 0 नहीं, माफ़ कीजिएगा मेरी ज़रा हिंदी और इंग्लिश मिक्स होती है, नहीं आएगा। और 0 नहीं आएगा तो हमारी बात साबित हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम अपनी एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 6 देखते हैं, जो हमसे कहता है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस एग्जाम्पल को करने के बाद दोस्तों हम एचसीएफ और एलसीएम का एक रिलेशन भी होता है जो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, फिर उनका आपस में जो रिलेशन होता है वो आपको बताएंगे। तो 6 का एचसीएफ निकालने के लिए, 6 और 20 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम 6 को डिवाइड करेंगे सबसे छोटी संख्या से, 2 से 3 बार जाएगा, फिर 3 से 1 बार जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेंगे वो मिलेंगे
6 इज इक्वल टू से 2 इंटू 3। इसके बाद हम 20 को देखते हैं। 20 20 को भी हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, जितने से इसे मिनिमम संख्या से हम इसे छोटी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं वो 2 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। फिर हम इसे डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 5 आएगा। फिर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा। तो जो 20 के अभाज्य गुणनफल होंगे वो कुछ इस प्रकार से आएंगे। 20 इज इक्वल टू से 2 इंटू 2 इंटू 5। तो दोस्तों HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन संख्या होती है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं। यहाँ पर 2 के ऊपर 1 की घात है और यहाँ पर 2 के ऊपर यानी कि 2 की घात हो जाएगी 2 इंटू 5। तो हम सबसे छोटी वाली घात को लेंगे, वही इसका HCF होती है। तो इन दोनों का जो कॉमन HCF होगा, HCF इज इक्वल टू से 2 होगा। इसी तरह हम यहाँ पर LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए हम कॉमन जो भी संख्या होती है उसकी सबसे बड़ी घात को लेते हैं और जितनी भी संख्या होती है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कॉमन यहाँ पर 2 है, तो हम 2 की सबसे बड़ी घात लेंगे, ये वाली 2 इंटू, फिर हमारे पास में जो कॉमन में ये जो 3 है उसका भी मल्टीप्लाई होगा और अगली संख्या जो बची इसमें 5, इसका भी मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल ये आ जाएगा 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60। तो LCM हो जाएगा 60 LCM। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी संख्या का LCM निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज़ हमें और सीखने को मिलेगी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो हमारी बुक में भी बताई गई है, वो होती है किसी भी संख्या का HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू से वो जो संख्या रहेगी, मान लीजिए वो संख्या A और B है, तो वो उसके मल्टीप्लिकेशन में रहेगी A इंटू B। ठीक है, हम इसे करके देख लेते हैं। हमारी दो संख्याएं A और B हैं, 6 एंड 20, और हमारा HCF है 2 और LCM है 60। तो देखिए आंसर क्या आएगा इसका। यहाँ पर होगा 120 और यहाँ पर भी इसका आंसर आएगा 120। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ये जो फॉर्मूला है ये अभी हमें काफ़ी काम आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसे आप याद कर लें। चलिए हम अपनी बुक के अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का विधि द्वारा, ये बार बार क्यों होता है, 96 एंड 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें फिर से दो संख्याएं दी है जिनका हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। चलिए पहले हम 96 का HCF 96 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं या काटते हैं, जैसा भी आप कहना चाहें अपने हिसाब से कह सकते हैं। यहाँ पे हम 96 को लिखते हैं। सबसे हम छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर 6 है जो 2 से डिवाइडेड होती है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 48 आएगा। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। फिर हम इसे 2 से डिवाइडेड करेंगे तो 6 आएगा। फिर हम इसे 2 से डिवाइडेड करेंगे तो 3 आएगा। फिर हम इसे 3 से डिवाइडेड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास में इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। 96 इज इक्वल टू से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 5 बार 2 है, इंटू 3, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1।
इसी तरह हम 404 को करते हैं। फोर जीरो फोर, यहाँ से हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 202 आएगा। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा। अब देखिए दोस्तों, 101 खुद भी एक अभाज्य संख्या है। ये किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है, तो हम इसे यूं ही 101 से ही काटेंगे। ये इस तरह से 1 आएगा। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। 404 इज इक्वल टू से 2 मल्टीप्लाइड बाय ये गुणनखंड 2 और 101। इसे हम इस तरह भी लिख लेंगे, 20 की पावर 2 मल्टी गुणनखंड 101 का। दोस्तों, मेरा हिंदी का एसेंट थोड़ा सा ठीक नहीं है, इंग्लिश और हिंदी मिक्स होती है, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब दोस्तों, HCF और LCM निकालना बहुत आसान होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी बताया था। अगर आपको HCF निकालना है तो आप जो भी कॉमन संख्या होती है दोनों में, उसकी सबसे छोटी घात देखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन संख्या जो है वो यहाँ पर 2 है। 2 रेज़ टू पावर, या मतलब 2 के ऊपर 5 की घात, यानी कि 2 कॉमन है इसमें भी और 2 कॉमन है इसमें भी। तो यहाँ पर छोटी घात ये 2 की पावर 2 है, तो इसका HCF हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो इसका HCF होगा HCF विल बी 4। और LCM में हम देखते हैं सबसे बड़ी पावर को और उसके मल्टीप्लिकेशन को। LCM विल बी दोस्तों, यहाँ पर कॉमन में 2 की पावर 5 है, तो हम 2 की पावर 5 लेंगे। 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर फिर उसके बाद बचेगा 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3। और इस वाले में बचेगा 101, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 101। और जब हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आएगी 9696। आप करके देख लीजिएगा, मैंने करके देख लिया है। बाकी दोस्तों, LCM निकालने का एक तरीका इसमें हम ऐसा भी कर सकते थे, अपनी पुरानी वाली जो हमने पुराने एग्जांपल में जो हमने देखा था कि कोई दो संख्याओं का LCM को और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि हमारी संख्याएं हैं 96 और 404। तो 96 मल्टीप्लाइड बाय 404 इज इक्वल टू से हमारा HCF आया था 4, और LCM अगर हमें निकालना रहे तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। 4 को हम नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाइड बाय 404, और पूरे के डिवीज़न में हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 एकम 4, और इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 101। और 96 और 101 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इनका यहाँ पर जो हमने किया था ये इसका 96 ही आएगा। आप लगा के देख लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तिया 96, तो ये यही आएगा। और इसका आंसर लास्ट में 9696 आएगा। इस तरह से हम, अगर हमें कोई 3 चीज़ें पता हो तो चौथी चीज़ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में रख के, बेहद आसान है। दोस्तों, इसी तरह का एक 8वें नंबर का एग्जांपल और आपकी बुक में दिया है, आप इसे खुद से करके देखिएगा, बहुत आसान है जो विधि मैंने आपको बताई है। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो अभाज्य गुणनखंड की विधि से हम LCM और HCF निकाल रहे हैं, तो ये दो संख्याओं के लिए ही सही है, तीसरी संख्या के लिए नहीं। अगर 3 संख्याओं का एक साथ आपको निकालना रहेगा
तब फिर आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब है एलसीएम और एचसीएफ तो आप तीनों का निकाल सकते हैं, लेकिन फिर ये जो आप मल्टीप्लाई करने वाली बात होती है कि एचसीएफ और एच एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपनी दोनों संख्याओं या तीनों संख्याओं के बराबर हो, तो दो संख्याओं के केस में तो ये होगा, लेकिन तीसरी संख्याओं के केस में नहीं होगा। जैसे कि आप कोई भी संख्या ले लें, यही आपके आने वाले बुक में एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि तीन संख्याओं का आपस में गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। जैसे कि आप तीन संख्या ले लीजिए, कोई ए, बी और सी, तो इनका मल्टीप्लिकेशन इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर नहीं होगा, विल नॉट बी इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये तीन संख्याओं के लिए नहीं होगा, सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही होगा। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हल। ये जो सारे प्रश्न आप देख रहे हैं ये आपकी प्रश्नावली 1.2 के हैं, जिन्हें हम बारी बारी से हल करेंगे। दोस्तों कुछ कुछ सवाल एकदम सेम जैसे एक जैसे हैं, सेम टू सेम, तो आप चाहें तो एक दो सवाल हमारे हल से देख सकते हैं, बाकी अपने मन से भी करके देख सकते हैं। अगर कुछ डाउट लगता है तो फिर यहाँ पर तो हम हल करके आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इन्हें हमें अभाज्य गुणन ये जो संख्या दी हुई है इन्हें हम अपने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए देखते हैं। अपना पहला सवाल 140 है हमारे पास में, इसे हमें इसकी अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है, मतलब ऐसी संख्याओं के रूप में जो अभाज्य हों, मतलब जो किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती हो, एक और खुद के अलावा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम लेते हैं 140। इसके लिए हम कुछ इस तरह से टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सबसे छोटी संख्या। इसके बाद जो 70 आया है उसे हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 10 बार जाएगा। फिर आगे हम इसे फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 बार जाएगा। फिर हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, जो 1 बार जाएगा। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। 140 इज इक्वल टू से 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। सबसे आरोही क्रम में लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। दोस्तों मैं कहीं कहीं पर बीच में इंग्लिश भी यूज़ करने लगता हूँ अपने शब्दों में, तो थोड़ा समझ लीजिएगा और आप भी कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इंग्लिश में ही हल करने का या इंग्लिश शब्दों को पकड़ने का। इसे हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणित 7 गुणित 5। ये सारे इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। दोस्तों हमारी दूसरी संख्या है 156। इसे हम इस तरह से लिखते हैं 156, एंड इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 नौ 18। फिर हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 तिरका 9। इसके बाद 213 खुद भी एक अभाज्य संख्या है, मतलब इसे खुद के और 13 के अलावा किसी और चीज़ से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा 13, और ये एक बार जाएगा। तो हमारे पास हमारे अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं, जो कुछ इस प्रकार होंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13।
यानी कि 2 की पावर 2 गुणित 3 गुणित 13। दोस्तों ये काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। हमारा अगला सवाल है 3825। दोस्तों इसे हम सबसे पहले 17 से डिवाइड करके देखते हैं। जो 2 2 5 इतनी बार जाएगा। इसके बाद लास्ट में दोस्तों देखिए 5 आ रहा है, 25 भी आ रहा है, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, जो आएगा 5 चौको 20, 5 25। इसके बाद ये फिर 5 से डिवाइड होगा 9 बार। फिर यहाँ पे हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जो 3 बार जाएगा। फिर हम इसे फिर 3 से डिवाइड करेंगे, जो 1 बार जाएगा। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था 3825, उसके अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होंगे। हम इसे आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू, सॉरी दोस्तों हमने कुछ गलती की। इसके बाद 5, फिर गुणा 5 गुणा 17। इसे हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17। दोस्तों यही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। दोस्तों हमारा चौथा सवाल है, जो चौथी संख्या हमें दी हुई है सवाल में, वो है 5005। तो दोस्तों हम इसे डिवाइड करना शुरू करते हैं। 5005 को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। दोस्तों लास्ट में 05 आ रहा है, इसे हम अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार जाएगा, 13 तिया 39, यहाँ पे बचेगा 11। इसके बाद हम इसे 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 तिया 33 और 11 पंजे 55। फिर इसके बाद हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, जो 7 बार जाएगा। इसके बाद हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं, जो 1 बार जाएगा। तो दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होंगे, 13 गुणा 11 गुणा 5 गुणा 7। तो ये टोटल हम इसे अगर आरोही क्रम में लिखेंगे तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। दोस्तों यही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला पांचवा क्वेश्चन, जो है 7429 7429। दोस्तों हमें इन्हें अभाज्य संख्याओं में डिवाइड करना है, जो हम कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। चलिए इसे भी हम अपने टेबल के फॉर्म में बनाते हैं, जैसे हमने अभी तक अपने सारे क्वेश्चन को बनाया है। 7 7 4 2 9। दोस्तों अगर आपको 23 का टेबल्स नहीं आता है तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है जो 23 से आराम से डिवाइड हो रही है। ये 3 बार जाएगा, देन 2 बार, देन 3 बार। इसके बाद ये 19 से जाएगा, जो
1 टाइम्स एंड 7 बार। उसके बाद ये सिर्फ 17 जो होता है वो 17 से डिवाइड होगा। 17 भी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। इस बात पर आप गौर फरमाइए कि ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं और ये छोटी संख्याओं से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होंगे। 23 गुणित 19 गुणित 17। इसे आप आरोही क्रम में लिख सकते हैं। 17 गुणित 19 गुणित 23। दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगले सवाल में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ है। मतलब कि हमें दो संख्याएं दी हुई हैं, जैसे कि ये एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और इनका हमें एचसीएफ निकालना है, फिर हमें एलसीएम निकालना है। मतलब ये दोनों चीज़ें निकालनी है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के या गुणनफल के बराबर होना चाहिए। चलिए हम चेक करते हैं। पहले हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम उनका एलसीएम निकालेंगे। तो ठीक है, हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहले 26 को लेते हैं, 26 को, उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ से ये 2 बार जाएगा, फिर ये एक ही बार जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होंगे या गुणनखंड आप कह सकते हैं, इज इक्वल टू से 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। उसी प्रकार से हम 91 को करते हैं, 91 को। इसे हम 13 के पहाड़े से 13 सत्ते 91 आपको पता होगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, यानी कि 91 इज इक्वल टू से हम कह सकते हैं 13 इंटू 7, या फिर हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 7 इंटू 13। तो दोस्तों हमारा एलसीएम होता है जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी घात वाला। तो यहाँ पे 13 की घात 1 है, यहाँ पर भी 13 की घात 1 है। तो यही हमारा एचसीएफ होगा। और जब हमें एलसीएम निकालना रहता है तो एलसीएम में हम जितने भी कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी बड़ी घात लेते हैं और बाकी सारी संख्याओं को लेते हैं। तो हमारा एचसीएफ हो एलसीएम होगा ये 2 गुणित 13 कॉमन है, उसकी सबसे बड़ी घात 1 है तो 13 ही रहेगा। उसके बाद फिर ये बचा हुआ 7, ये तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 7 दूनी 14, 14 इंटू 43 इक्वल टू 182। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 182 हमारा एलसीएम आया है और 13 हमारा एचसीएफ आया है। अब हमें देखना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 26 इंटू 91, दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2366। और जब हम हमारे एचसीएम और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 13 इंटू 182, तो ये भी हमें मिलेगा 2366। तो दोस्तों इस तरह से आप देखते हैं कि दोनों संख्याएं बराबर आई हैं, अतः ये सिद्ध हो गया है। यह सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनखंड उनके एलसीएम एंड, या आप लिख सकते हैं और
HCF के गुणनफल के बराबर होता है। स्टूडेंट, मैं ये वीडियो बनाने के लिए पेन टाइप का यूज़ करता हूँ, उसमें राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है और मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है भी नहीं, लेकिन आपको ये सब कुछ एक व्यवस्थित क्रम में लिखना होगा और अच्छी राइटिंग में लिखना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप मेरी तरह गंदी राइटिंग लिखेंगे तो हो सकता है आपको पूरे मार्क्स ना मिले। बाकी मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100/100 नंबर आराम से ला सकते हैं। चलिए हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है 510 और 92। उसमें भी हम वही काम करेंगे जो हमने पिछली बार उसमें किया था। पहले हम दोनों के गुणनखंड निकालेंगे, फिर उनका HCF और LCM निकालेंगे, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि समान संख्या आती है या नहीं। चलिए पहले हम 510 का निकालते हैं अभाज्य गुणन या गुणनखंड। दोस्तों इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सबसे छोटी संख्या, क्योंकि लास्ट में 0 भी है, 10 भी। इसके बाद हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद में 17 सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। इस तरह हमारे पास में 510 के गुणनखंड आ गए हैं, जो होंगे 510 इज इक्वल टू से 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। इसके बाद हम 92 के गुणनफल निकालेंगे। इसे हम यहाँ कर लेते हैं 92। इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 चौके 8, ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार और यहाँ पे 3 बार आएगा 23। इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं, ये 23 से ही डिवाइड होगा। इस प्रकार हमारे पास में 92 के जो गुणनखंड आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 23। अब हम इन दोनों का HCM और LCM, HCF और LCM निकालेंगे। दोस्तों इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 की घात, सॉरी हाँ 2 के ऊपर 2 की घात इंटू 23। अब HCF निकालने के लिए आप जानते हैं कि हमें सबसे छोटी संख्या की सबसे छोटी घात हम लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर 3 भी कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है और 17 भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है, और वो भी उसकी सबसे छोटी घात दोनों की एक ही है। तो HCF इसका 2 ही होगा, HCF इज इक्वल टू से 2। अब हम जब LCM निकालेंगे तो हमें सबसे कॉमन की सबसे बड़ी घात लेनी है और बाकी सारे अंक वैसे के वैसे लेने हैं। तो कॉमन यहाँ पे 2 है, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 रहेगी। तो हम इसे इसी तरह लिखेंगे, HCF के लिए 2 की पावर 2 गुणित, फिर बची हुई संख्याएं आएंगी 3, 5 एंड 17, 17, 3 गुणा 5 गुणा 17 और नीचे से 23। ये 23 भी हमारे साथ में रहेगा जो आखिरी में आएगा, 23। और दोस्तों जब हम इस सबका आपस में गुणा करेंगे तो जो HCF हमारे पास आएगा वो एक बड़ी संख्या आएगी, वो होगी 2, सॉरी LCM 23460। आप इसे करके देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी समय वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ।
अब हमारा जो मेन काम रहेगा वो HCF और ये LCM का आपस में गुणा करना, यानी कि इसे हमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और यहाँ पर हम अपने दोनों डिजिट इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। जब हम 510 मल्टीप्लाइड बाय 92 करते हैं तो हमें मिलता है 46,920। और जब हम अपने LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो होगा 2 गुणित 23,460। और दोस्तों ये भी सेम संख्या ही आएगी 46,920। इस तरह से ये भी सिद्ध होता है कि LCM और दो संख्याओं के LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन है या गुणन है वो हमारी दी हुई संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही निकलता है। दोस्तों ये जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही होगा, तीन संख्याओं के लिए नहीं होगा, याद रखिएगा। तीन संख्याओं का HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर या मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होता है। दोस्तों हमारी अगली संख्या है 336 और 54। चलिए इनका भी हम गुणनखंड निकालते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे पास है 336। दोस्तों लास्ट में 6 है और 36 भी है, हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये सब दोस्तों आप अपने हिसाब से लॉजिक लगा के भी निकाल सकते हैं, या इसे पहले आप 3 से भी डिवाइड करेंगे तो भी चल जाएगा। हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं, हमें 168 मिलेगा। इसके बाद हम इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 8, यहाँ पे 4। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 4, 2। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, अब दोस्तों 21 आया है। 21 जो है वो 3 के पहाड़े में आएगा। उसके बाद में फिर हमारे पास में आया है 7, जो एक बार जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास में आया है 336 इज इक्वल टू से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर ये 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय या गुणनखंड बाय 3 गुणा 7। ठीक है, ये हमें इसके गुणनखंड मिल गए हैं। अब हमारे पास दूसरी संख्या है 54। हम 54 को इस तरफ कर लेते हैं, इसे भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 27 आएगा। 27 दोस्तों 3 के पहाड़े में आता है 8 बार। दोस्तों दूसरी संख्या हमारे पास है 54, 54। चलिए हम इसके भी गुणनखंड निकालते हैं। ये सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, एक इधर, 2 सत्ते 14। दोस्तों अब 27 आया है, जो सबसे छोटी संख्या 3 के पहाड़े में आता है, 9 बार जाता है। 3 नम 27, फिर 3 को से देंगे तो ये 3 बार जाएगा, फिर इसे हम 3 से देंगे तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार 54 की गुणनखंड जो हमारे पास आएंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, 54 इज इक्वल टू से 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये टोटल होगा 2 गुणित 3 की पावर जो 3 बार है, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे। दोस्तों अब हमें इनका HCF निकालना है और LCM निकालना है।
तो देखिए हम यहाँ पर हमारे पास दोनों में जो कॉमन है वो 2 भी है और 3 भी है। इस वाले में 3 की सबसे छोटी पावर 1 है, इसमें 3 की सबसे बड़ी पावर 3 है। तो दोस्तों हम दोनों में से जो इसकी सबसे छोटी पावर होगी वही लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों में कॉमन 2 है और 2 की सबसे छोटी पावर 1 है, तो हम यहाँ पर HCF के लिए लेंगे HCF इज इक्वल टू से 2 और 3 की सबसे छोटी पावर जो कॉमन है वो भी 3 ही 1 ही है, तो हम यहाँ से इस 3 को लेंगे। इस तरह से HCF हमें मिलेगा 6। दोस्तों याद रखिएगा HCF निकालने में कंफ्यूज नहीं होना है। HCF सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो जिससे हमारे दोनों अंक विभाजित हो सकें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य नहीं, इसमें अभाज्य का कोई वो नहीं है HCF में, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। दोस्तों इसके बाद हम निकालेंगे LCM। तो दोस्तों LCM जो है कॉमन संख्याओं की सबसे बड़ी घात और बाकी संख्याओं के गुणनफल से हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी घात है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LCM इज इक्वल टू से 2 की पावर 4। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में है 3, जिसकी सबसे बड़ी पावर है 3, सबसे बड़ी घात है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की सबसे बड़ी घात 3। और फिर जब हम इनका गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3 त्रिका 9 तिया 27, जो होगा कुछ 3024। इस तरह से LCM हमारे पास में आया 3024 और HCF आया है 6। जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इन दोनों संख्याओं के हमारे मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर हम अपनी संख्या लिखेंगे 336 मल्टीप्लाइड बाय 54 और यहाँ पर हम हमारे LCM और HCF लिखेंगे। हमारा HCF 6 है, LCM हमारा 3024 है। दोस्तों जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो संख्या आएगी वो होगी तकरीबन 18,144। और दोस्तों जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी जो संख्या आएगी वो होगी दोस्तों दोनों संख्याएं समान आ रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणनखंड और LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन या गुणनखंड जो है वो बराबर है। दोस्तों अभी तक हमने दो संख्याओं के HCF और LCM निकाले थे, लेकिन हमारे अगले प्रश्न में हमसे 3 संख्याओं का HCF और LCM निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली संख्या है हमारे पास 12, इसकी हम गुणनखंड निकालेंगे जो बहुत ही आसान है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से 12 के जो गुणनखंड निकलेंगे वो होंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 यानी कि 2 की घात 4, सॉरी 2 की घात 2 गुणित 3। इसके बाद हमारे पास जो अगली संख्या है, यहाँ से मैं एक लाइन बना देता हूँ। जो अगली संख्या है वो होगी 15। दोस्तों ये सवाल बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा, और है भी सही। सबसे छोटी संख्या हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। उसके बाद हम 5 से फिर डिवाइड करते हैं तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार से इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 15 इज इक्वल टू से 3 गुणा 5। उसके बाद हम लेंगे अगली संख्या जो होगी 21। 21 दोस्तों 3 के पहाड़े में भी आता है। उसके बाद फिर 7 आएगा तो ये 7 के ही पहाड़े में आएगा। इस तरह से 21 जो होगा उसके गुणनखंड होंगे 3 गुणा 7। दोस्तों अब हमें इन तीनों का LCM और HCF निकालना है। तो आप जानते होंगे कि HCF जो होता है वो संख्या होती है जो
सभी में कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो और उसकी सबसे छोटी घात होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 12 में भी 3 कॉमन है, 15 में भी 3 कॉमन है और 21 में भी 3 कॉमन है और उसकी सबसे छोटी घात 1 ही है, क्योंकि जिस पर कोई घात नहीं होती उस पर हम एक ही घात मानते हैं। तो हमारा HCF होगा 3। इसके बाद हम जब हमें अपना एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हम सारे अंकों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जिनके ऊपर जो कॉमन होता है उनकी सबसे बड़ी घात को मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी को नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कॉमन है 2, नहीं यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पर 3 ही कॉमन है, उसकी सबसे बड़ी घात 1 ही है, और फिर 5 और 7। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम कॉमन को लिख लेते हैं, एलसीएम जो कॉमन है वो है 3, उसकी सबसे बड़ी घात 1 ही है तो 1 ही रहेगा। उसके बाद में बची हुई संख्याएं, पहली संख्या में ये 2 की घात 2 यानी कि 4 बच रहा है तो ये रहेगा 2 की घात 2। उसके बाद में अगले उसमें 5 है तो 5 रहेगा। उसके बाद अगली संख्या में बचा हुआ 7 है तो ये 7 रहेगा। और जब हम इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 60, ये आएगा टोटल 420। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम हमारा निकला 420 और हमारा एचसीएफ निकला है 3। यही इसका आंसर है। दोस्तों अगले प्रश्न में हमें संख्या दी हुई है 17, 23 और 29। तो जैसे कि आप जानते होंगे ये अभाज्य संख्याएं हैं तीनों, और तीनों खुद के अलावा किसी और से डिवाइड होती ही नहीं है। तो इनको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 17 इजिकल टू से 1 मल्टीप्लाइड बाय 17, क्योंकि जब जो संख्या खुद से डिवाइड हो सकती है और सिर्फ एक से डिवाइड हो सकती है वही अभाज्य संख्या होती है, और ये भी 17 भी एक अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर हम 23 को लिखते हैं, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 23। इसके बाद में हमारे पास में अगली संख्या है 29। 29 भी एक अभाज्य संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है, तो इसे भी हम लिखेंगे 1 गुणा 29। इस प्रकार से तीनों में जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम उभयनिष्ठ संख्या देखते हैं, यानी कॉमन संख्या जो कि 1 ही रहेगी। बाकी इसलिए इसका एचसीएफ आएगा 1। और फिर जब हम एलसीएम निकालने बैठेंगे तो उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात, वो उभयनिष्ठ है 1, उसकी सबसे बड़ी छोटी घात भी 1 ही है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे बचा हुआ 7, फिर यहाँ पे बचा हुआ 23, बचा हुआ यहाँ पर 29। और जब आप इन सबका गुणनफल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो संख्या आएगी वो होगी तकरीबन 11,339। ये मल्टीप्लिकेशन दोस्तों जो गुणा है इन सबका आपस में आप करके देख लीजिएगा। मैं अगर यहाँ करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे ही काफ़ी लंबी है और शायद आप बोर भी होने लगेंगे। उम्मीद है इन संख्या को गुणा करना तो आपको आता ही होगा। तो यही हमारा आंसर होगा, HCF 1 और LCM 11,399। आप यहाँ पे लास्ट में इस तरह से आंसर करके और लिख दीजिएगा कि HCF 1 एंड LCM इज इक्वल टू से 11,339। पेपर में आपको इसी तरह से आंसर लिखना होगा अलग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, 8, 9 और 25। दोस्तों ये सारे सवाल काफ़ी आसान हैं और सरल हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि HCF कैसे निकलता है, LCM कैसे निकलता है। कभी कभी अगर आप प्रैक्टिस ना करें तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए हम 8 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 8 का गुणनखंड हमें मिला है 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कि इसे आप 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला अंक है 9। 9 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसके गुणनखंड हमें मिले हैं 3 गुणा 3, यानी कि 3 की पावर 3।
अगली संख्या हमारे पास में है 25। ये 5 बार जाएगा, यानी कि 25 के गुणनखंड हमें मिले हैं 5 गुणित 5। अब दोस्तों HCF निकालने के लिए आप जानते हैं कि हमें ओवेनिष्ट संख्या निकालनी होती है। इसमें इन तीनों में कोई भी संख्या ओवेनिष्ट नहीं है, तो हम इन सब के गुणनखंड में 1 को मान लेंगे। ठीक है, फिर ये एक ही हमारा HCF होगा। HCF विल बी एक, क्योंकि एक ही उभयनिष्ठ है और एक की सबसे छोटी घात भी एक ही होती है। इसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए आपको इन सारी संख्याओं को आपस में गुणा ही करना पड़ेगा एक तरह से, क्योंकि एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है और उसकी सबसे बड़ी घात भी एक ही है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम 2 की पावर 3 गुणित 3 की पावर 2 गुणित फिर ये 5, 5 की पावर 2 ये ले लेंगे और फिर इन सब का गुणा करेंगे। तो ये आएगा 8 गुणित 9 गुणित 25, यानी कि ये संख्या होगी 1800। यही हमारा आंसर होगा। एलसीएम ये और एचसीएफ ये। दोस्तों हमारे अगले सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 रेज़ टू पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि हमें साबित करना है कि 6 के ऊपर हम कोई भी घात लगा दें तो इसका आंसर 0 आ सकता है क्या। चलिए चेक करके देखते हैं। सबसे पहले 6 को उसके गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो ये होगा, सॉरी, ये होगा 2 तिया 6 और उसके ऊपर हम लगाते हैं n की पावर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप सोच के देखिए कि किसी भी संख्या में अगर हमें लास्ट में 0 लाना हो तो गुणनखंड में यहाँ पे 2 की 3 की जगह पे 5 होना चाहिए, तब ये 2 पंजे 10 या 2 से जिसको भी गुणा करेंगे 5 के विभाजन में 0 आने की संभावना होती है। लेकिन 3 रहेगा तब तो आने की संभावना है ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं कि किसी संख्या के गुणनफल किसी संख्या के गुणनफल, अरे यार, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि किसी संख्या के गुणनफल में शून्य आने के लिए गुणनखंड
में 2 गुणित 5 का होना आवश्यक है। अतः 6n 0 होना संभव नहीं है। बस दोस्तों यही इसका इस तरह से आंसर होगा, आपको इसी तरह से लिखना होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले सवाल में दोस्तों हमसे कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो गुणनखंड और ये प्लस वाली संख्या है 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें यही बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भाज्य संख्या जो होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 संख्याएं होती हैं। कोई भी संख्या अगर भाज्य है तो उसके गुणनखंडों में कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, एक को छोड़कर। एक तो वो संख्या अपने आप से ही 1 से डिवाइड हो सकती है और उसके अलावा कम से कम 2 संख्याएँ होनी चाहिए जिससे वो डिवाइड हो सके, तो हम कहते हैं कि ये संख्या भाज्य है। तो चलिए देखते हैं इनके कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसके गुणनखंडों में 2 संख्याएँ रहेगी या वो एक ही में रहेगा। अगर वो सिर्फ़ 1 से ही डिवाइड हो रहा है या उसका 1 से ही मल्टीप्लाई है या गुणा उसके गुणनखंडों में सिर्फ़ 1 से मल्टीप्लिकेशन होके आता है तो मतलब वो संख्या भाज्य नहीं है। लेकिन अगर 2 गुणनखंड मिलते हैं तो वो संख्या भाज्य होगी। चलिए देखते हैं। पहली संख्या हमें मिलती है 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, इन्हें इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं और दोनों में 13 है तो हम इस 13 को कॉमन ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। 7 11 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि हमने 13 यहाँ से कॉमन ले लिया है और 13 इधर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के हमने टोटल एक ब्रैकेट में ले लिया है और 13 यहाँ से कॉमन ले लिया है दोनों जगह से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 77 + 1 यानी कि 78 हो जाएगा, या हम इसे इस तरह से अभी और लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 13 बाहर रहेगा ही, यहाँ पे हो जाएगा 78 × 13। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 संख्याएं मिली हैं इसके गुणनखंडों में। जो भी ये संख्या बनेगी उसके 2 गुणनखंड हैं 78 एंड 13, यानी कि ये संख्या तो भाज्य है ही। ठीक है ना, आप यहाँ पर ये सारी कहानी अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि हमें 2 गुणनखंड मिले हैं संख्या के तो मतलब वो संख्या भाज्य है। ठीक है, इसी तरह हम इस वाली संख्या पर भी चलते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × सॉरी यहाँ पर प्लस है +5। तो देखिए 5 इसमें भी है और ये जो पूरी संख्या है, अरे यार एक मिनट, ये जो पूरी संख्या है इसे हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं इस तरह से। तो इसमें भी 5 हमें मिल रहा है, 5 हम कॉमन ले सकते हैं यानी कि यूफेनिस्ट। तो ये संख्या हो जाएगी। हम इस बार में 5 को इस तरफ लिख रहा हूँ ताकि ब्रैकेट में आपको समझ में आए। 7 यानी 7 × 6, 5 हमने कॉमन ले लिया था तो वो नहीं रहेगा। 4 × 3 × 2 × 1 और ये आ जाएगा यहाँ पर 5, सॉरी यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि 5 तो हमने बाहर ये कॉमन ले लिया है। इसके बाद इसे और आसानी से लिखेंगे, 5 अंदर हो जाएगा 6 7 42 ये संख्या टोटल हो जाएगी 8 0 1 1008 और प्लस में 1 यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय, दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रहता ही है, ये अंडरस्टूड होता है। और यहाँ पर हमें मिलेगा 1009, यानी कि देखिए यहाँ पर भी हमें जो संख्या है उसमें 2 गुणनखंड मिले हैं उसके। ठीक है, तो
और इसमें अभाज्य गुणनखंड है। ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य गुणनखंड हैं, तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमें जिस संख्या के दो अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं तो वो संख्या जरूर से भाज्य होगी ही। आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। दैट्स इट। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारे अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कि किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगेंगे 18 मिनट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? दोस्तों सवाल सिंपल सा है। ये हमें बता रहा है कि सोनिया जो है एक चक्कर लगाती है। सोनिया एक चक्कर लगाने में लेती है 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो दोस्तों इसका मतलब हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। सिंपल सा है। जो एलसीएम होगा वो कॉमन होगा कि इतनी देर में इसने इतनी चल लिया है, उतनी देर में इसने इतना चल लिया है। वो एक कॉमन जगह होगी, मतलब जहाँ पे ये पुनः फिर से मिलेंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं दोनों संख्याओं का। वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए निकालते हैं एलसीएम। सबसे पहले हम इन इन दोनों के गुणनखंड निकालेंगे। तो हमारा जो 18 होगा उसके गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होंगे। ये 2 से डिवाइड होगा, 9 टाइम्स जाएगा। फिर ये 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, यानी 3 बार। फिर 3 एकम 3। तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे 18 के वो कुछ इस प्रकार से होंगे, 2 गुणित 3 गुणित 3। या फिर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 गुणित 3 की पावर 2। फिर हमारे पास दूसरी संख्या है 12। तो इसके गुणनखंड निकालेंगे। ये आएगा 6, फिर ये आएगा 3, फिर आएगा 3। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू से 2 गुणित 2 गुणित 3, यानी कि 2 की पावर 2 गुणित 3। अब दोस्तों इनका एलसीएम निकालना बेहद आसान है। जो इनका एलसीएम होगा वो जो कॉमन, इसमें दोनों ही वैल्यू कॉमन है। आप देख सकते हैं 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो हम जो चीज़ कॉमन होती है उनकी सबसे बड़ी घात को लेते हैं, यानी कि 18 में से सबसे बड़ी घात कॉमन संख्या की 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 12 में सबसे बड़ी घात कॉमन फैक्टर की 2 के ऊपर 2 की पावर है, यानी 2 के ऊपर 2 की घात। यही हमारा एलसीएम होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये होगा 9, ये होगा 4, आंसर होगा 36। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा सवाल था। इसे आप एक तरह से और भी निकाल सकते हैं हमारा जो फॉर्मूला था उससे, कि हमारी जो संख्याएं होती हैं n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 इज इक्वल टू से HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। यहाँ पर हम HCF भी निकाल सकते हैं और LCM भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसका HCF देख लेते हैं। HCF जो कॉमन संख्याएं होती है उनकी सबसे छोटी घात होती है। तो यहाँ पर कॉमन 2 भी है, उसकी सबसे छोटी घात होगी 2, 2 की पावर 1 की, मल्टीप्लाइड में जो दूसरी संख्या है 3, उसकी सबसे छोटी पावर 3 है जो कॉमन है, उसकी सबसे छोटी पावर 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ये हमारा HCF हो जाएगा, यानी कि 6। यहाँ पर हमारी दोनों संख्याएं भी हैं, 18 इंटू 12। और यहाँ पर हम लिखेंगे LCM,
ठीक है दोस्तों, ये 6 हमने अपना एचसीएफ निकाला है, एलसीएम नहीं निकाला है हमने। एलसीएम यहाँ पर आपको निकालना बताया है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ से निकालेंगे वो भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब 18 गुणा 12 और 6 को हम नीचे भेज देंगे काटने के लिए। यहाँ पे हमारा रहेगा एलसीएम। ठीक है, तो अब यहाँ से 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, बचा क्या, 18 × 2, 18 × 2 इजिकल टू से 36। यही हमारा एलसीएम है। तो देखा दोस्तों, ये एक्सरसाइज बहुत ही सरल थी, बहुत ही आसान थी। बस आप एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम निकालने में थोड़ा सा कंफ्यूज ना रहें, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। वैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सरसाइज के सारे सवाल सॉल्व करवा दिए हैं, लेकिन आप जैसे कि सेम सवाल जो होते हैं उनमें एक सवाल देख लें पहले कि किस तरह से सॉल्व होता है। अगले सवाल आप खुद से अटेम्प्ट करें करने के लिए। अगर नहीं आता है तो फिर यहाँ पर आप इसकी हेल्प ले ही सकते हैं, वो हमने सॉल्व किए ही हैं। चलिए मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, जिसमें हम फिर से पहले की तरह थ्योरी पढ़ेंगे, उसे अच्छी तरह समझेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज यानी कि सवाल करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।